हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम लोग जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का जो 16 नंबर का जो पेज है, ठीक है, 16 नंबर का जो पेज है वो अपन देखेंगे। तो अपन आज ही स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पे आपका जो है नस्य के भेद बताए गए हैं। तो नस्य का जो भेद है वो आचार्य जो चरक जी हैं उन्होंने टोटल 5 माने हैं, जबकि आपके आचार्य सुश्रुत, कश्यप, सारंगधर इन्होंने 2 माने हैं और वांगभट जी ने 3 माने हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि चरक ने टोटल सबसे ज़्यादा 5, सुश्रुत, सारंगधर और कश्यप इन्होंने 2 और वांगभट जी ने 3 बताए हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसे याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है पिपली वर्धमान रसायन के विषय में बताया गया है। तो जो पिपली वर्धमान रसायन है, पिपली वर्धमान रसायन है उसके विषय में अपन बात करें तो पहले दिन मतलब क्या होता है, तो ये आपका इसके विषय में पूरा डिटेलिंग बताया गया है कि पहले दिन टोटल कितना पिपली खिलाते हैं। तो पहले दिन जो है टोटल 10 पिपली दूध के साथ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे दिन जो है प्रतिदिन जो है 10-10 पिपली बढ़ाया जाता है। तत्पश्चात 11वें दिन से लेकर के 11वें दिन से 10-10 जो पिपली हैं, ठीक है, वो घटाते जाते हैं। इस प्रकार जो आपको प्राप्त होगा वो क्या है, आपका जो है 1000 जो पिपली है वो आपको जब टोटल योग करते हो 1000 पिपली प्राप्त होता है। तो इस रसायन को अपन क्या बोलते हैं, पिपली वर्धमान रसायन बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया होगा। ठीक है, चरक के अंतर्गत ये साफ साफ वर्णित है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस प्रकार से आपका मिले जो है आपका जो रसायन चिकित्सा अध्याय आप पढ़ते हो। ठीक, रसायन चिकित्सा अध्याय में पिपली वर्धमान रसायन का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या बोला गया है। तो पहले दिन 10 पिपली दूध के साथ में प्रयोग करना है, फिर दूसरे दिन जो है दूसरे दिन से लेकर के 10 दिन तक प्रतिदिन जो है आपको 10-10 पिपली बढ़ाना है। फिर 11वें दिन से 10 जो पिपली है वो आपको घटाते जाना है, 10-10 पिपली प्रतिदिन। तो इस प्रकार से जब आप पूरा काउंट करोगे तो 1000 पिपली जो है उसका सेवन किया रहेगा जो व्यक्ति है वो। तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, पिपली वर्धमान रसायन कहते हैं। अब इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके आतुर है। ठीक है, आतुर के बल के आधार पे उत्तम, मध्यम और हीन बताए गए हैं। ठीक है, तो आतुर को जो बल है उसके आधार पे जो है जो पिपली है उसका स्वरूप अपन, जैसे कि अगर आतुर का जो बल है उत्तम है तो अपन जो पिपली है उसको अपन पिष्टिका के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो यानी कि कल का बना करके लेंगे। और अगर उत्तम है उसका बल जो है आतुर का, तो अपन 10 पिपली से स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर मध्यम है बल, ठीक है, तो जो पिपली है उसको अपन क्या है श्रीत बना करके यानी क्वाद बना करके प्रयोग करेंगे। और उसका जो है प्रयोग जो मात्रा है वो 6 बताया गया है चरक ने। इसी प्रकार अगर आतुर का जो बल है, जो रोगी है उसका बल अगर हीन है, ठीक है, तो जो पिपली है उसका स्वरूप क्या है, अपन चूर्णकृत कर लेंगे, चूर्ण के फॉर्म में लेंगे। और उसका जो मात्रा है वो हीन के लिए वो 3 जो है बताया है। ठीक है, तो चूर्ण जो है 3। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्या क्या बताया गया है। जैसे कि अगर उत्तम मात्रा है तो आचार्य चरक ने, मतलब सभी आचार्यों ने, सबके अलग अलग हैं, बट ये जो स्वरूप है ना वो सिमिलर है। ठीक है, उत्तम मात्रा में आपको सबसे पहले याद रखना है पिष्टिका बनाते हैं, मध्यम मात्रा में श्रीत यानी क्वाद बना करके प्रयोग करते हैं, हीन मात्रा में चूर्णीकृत करके यानी कि चूर्ण बना के प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप लोगों को सबको याद हो जाएगा, ये तो कॉमन है सभी आचार्यों में, ये ऐसा ही फॉर्म में लेना है, ये कॉमन है। आपको जो मात्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि उत्तम बल है तो उत्तम बल में यहाँ पे चरक ने 10 बताए हैं और आपके सुश्रुत ने भी 10 बताया, मतलब तीनों आचार्यों ने 10-10 बताया है। ठीक है, तो ये तो सिमिलर है, तीनों आचार्यों के अनुसार सिमिलर है। ठीक है, लेकिन जो आपका मध्यम बल है तो मध्यम बल में जो आपका क्वाद बताया गया, श्रीत बताया गया, उसको आचार्य चरक ने 6 बोले हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 7 बोले हैं और आपका भोज ने 7 और 5 दोनों बोले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार जब हीन मात्रा के विषय में अपन बात करते हैं तो हीन के विषय में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 3 बोले हैं। ठीक है, आपके सुश्रुत ने 5 बोले हैं और भोज ने भी चरक के अनुसरण करते हुए 3 माने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जब अपन इसका टोटल काउंट करते हैं आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है, उत्तम मात्रा में अगर दिया गया पिपली कितने हैं ऐसा करके, तो आचार्य चरक के अनुसार सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, मतलब सॉरी, चरक के अनुसार और सभी आचार्यों के अनुसार जब उत्तम मात्रा का अपन काउंट करते हैं तो टोटल जो है 1000 पिपली होते हैं। ठीक है, कुल टोटल आपके 30 डेज में, ठीक है, कितना पिपली होता है, 1000 पिपली होता है। और वही मध्यम मात्रा में जब अपन टोटल काउंट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पिपली होता है वो कितना बताया गया है, तो 1014 बताया गया है। ठीक है, और अगर अपन हीन मात्रा में टोटल काउंट करते हैं, ठीक है, हीन मात्रा से, तो उसमें आपका बताया गया है कि जो है 1026 होगा। ठीक है, तो ये आपको अमाउंट जो है वो याद रखना है।
ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तम मात्रा में टोटल 1000 पिपली होते हैं, मध्यम मात्रा में डिफरेंट आचार्यों के अनुसार, और टोटल जो अमाउंट है कुल दिन कितने, कुल दिन में मतलब टोटल 30 डेज रहता है, उसमें कितना पिपली उन्होंने सेवन किए हैं वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वही है कि 1014, ठीक है, और यहाँ पे 1026, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका फल श्रुति के विषय में बताया गया। तो फल श्रुति में क्या बोला गया है, तो फल श्रुति में बोला गया है वृहणम स्वर्यु आयुष्याम प्लीहोदर विनाशनम वयसा स्थापने मेध्या पिपली नाम रसायनम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पिपली है उसे रसायन माना गया है आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के जो फर्स्ट अध्याय है, ठीक है, उसके थर्ड पाद का 14th नंबर का आपका कोटेशन है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे श्लोक में साफ साफ बोला गया है आचार्य चरक ने क्या है, पिपली नाम रसायनम। ठीक है, पिपली को क्या है, रसायन माना है। तो ये आपको याद रखना है कि पिपली को क्या माना है, आचार्य चरक ने रसायन माना है। ठीक है, रसायन हेतु प्रयोग करने के लिए बताया है। और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने वात रखते हैं प्रयोग के विषय में बताए हैं। कश्यप ने मेनली जो पिपली है उसे राज्यसभा में प्रयोग करने के विषय में बताया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पिपली से क्वेश्चंस आते हैं। तो रसायन किसने कहा है, तो आचार्य चरक ने। वात रक्त में प्रयोग का निर्देश किसने बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला, और कश्यप ने राज्यसभा में प्रयोग का निर्देश दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी ज्वर की संज्ञा बताई गई है कि ज्वर को मतलब पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने ज्वर के पर्याय या जो संज्ञा किन किन संज्ञा दिया क्या है, सिनोनिम्स क्या क्या हैं, तो इसे अपन जो है सर्व क्या क्या बोले हैं आचार्य चरक ने, तो सर्व रोग अग्रज। ठीक है, सर्व रोग अग्रज, क्योंकि सबसे पहले क्या है आपका ज्वर की उत्पत्ति होती है, इस वजह से सर्व रोग अग्रज। इसके अलावा रोगराड बोला जाता है, रोग अधिपति। ठीक है, रोग अधिपति ये मेनली क्या है आपके आचार्य चरक के अनुसार ज्वर का जो है संज्ञा दिया गया है कि रोग अग्रज, इसके अलावा रोगराट और रोग अधिपति। जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करें तो ज्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे आपका बोला है कि रोगनी कराट। ठीक है, रोगनी कराट, इसके अलावा रुद्रकोप अग्निसंभूता। ठीक है, रुद्रकोप अग्निसंभूता, इसके अलावा सर्वभूतपान, इसके अलावा आपका क्या बोला गया है, सर्वविकारण मैं राजा। ठीक है, सर्वविकारण मैं राजा, ये आचार्य सुश्रुत का कहना है। तो इसको आपको याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आचार्य चरक ने क्या बोला है। इसके अलावा जो वांग भट्ट जी है, तो वांग भट्ट जी ने किन किन नामों से जो है ज्वर को संबोधित किया है, तो रोगपति बोला है उन्होंने, पापम बोला है, मृत्यु बोला है, इसके अलावा ओजोनाशक। ठीक है, ओज को क्या है, ओजशना। ठीक है, ओज को क्या है, खत्म कर देता है, ओजशना। इसके अलावा क्रोध और अनंतक, ये क्या है आपके आचार्य वांग भट्ट के पर्याय हैं। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने क्या बोला है, ज्वर को ज्वर की संज्ञा क्या दी है, या आचार्य सुश्रुत ने क्या दी है, या आपके वांग भट्ट जी ने क्या दी है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आपको क्या है याद रखना है। फिर आगे बढ़ें। तो आगे आपके विषम ज्वर के अधिष्ठान बताए गए हैं। तो विषम ज्वर के क्या क्या अधिष्ठान है वो अपन देख लेते हैं। तो विषम ज्वर के जो अधिष्ठान है आचार्य चरक ने टोटल 5 अधिष्ठान बताए हैं। आचार्य जो कश्यप जी हैं उन्होंने कितना बताया है, तो उन्होंने 7 बताए हैं। उन्होंने आचार्य चरक के 5 अधिष्ठान के अतिरिक्त 3 और कौन से बताए हैं, सॉरी 2 अतिरिक्त कौन बताए हैं, तो ये प्रेत ज्वर और आपका ग्रहोत्थ ज्वर। ठीक है, ये 2 अतिरिक्त बताए हैं, तो प्रेत ज्वर और ग्रहोत्थ ज्वर। ठीक है, ये जो है 2 अतिरिक्त बताए हैं। अब इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं, जो अधिष्ठान है 5 अधिष्ठान है उनके विषय में। तो सबसे पहले आपका जो आपके ज्वर हैं 5 प्रकार हैं अधिष्ठान के आधार पे कौन से हैं, तो अधिष्ठान भेद के आधार पे तो अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपके ज्वर के भेद बताया गया कि संतत, सततक, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, सबको आपको पता है। अब बात करते हैं दोषों का अधिष्ठान। तो संतत जो ज्वर होता है वो सर्व शरीर में होता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में इसका अधिष्ठान होता है दोषों का अधिष्ठान। जो आपका सततक ज्वर है, तो सततक जो ज्वर होता है उसके दोषों का जो अधिष्ठान है वो किसको बताया गया है, तो आपका अमाशय को बताया गया है। किसको बताया गया है, अमाशय को बताया गया है। जो अन्य दुष्ट ज्वर होते हैं, तो अन्य दुष्ट ज्वर में क्या है, उरा प्रदेश को माना गया है दोषों का अधिष्ठान। तो अन्य दुष्ट जो ज्वर है उसमें उरा प्रदेश को बताया गया है। जबकि जो तृतीयक ज्वर है, तो तृतीयक ज्वर में क्या है आपका कंठ को बताया गया। तो तृतीयक जो ज्वर है उसमें क्या है, कंठ को आपका जो है दोष अधिष्ठान माना गया है। इसी प्रकार चतुर्थक ज्वर के विषय में बात करें तो जो चतुर्थक ज्वर है, ठीक है,
उसमें क्या है, सिर को आपको जो है अधिष्ठान बताया गया, दोष अधिष्ठान। तो ये आपको याद रखना है कि संततक में आपका सर्व शरीर, संतत में आपका सर्व शरीर, सततक में आपका आमाशय, अन्य धूष्क में आपका उरग प्रदेश, और तृतीयक जो है वो आपका क्या है, ज्वर का अधिष्ठान कंठ को बताया गया, और चतुर्थ में आपका सिर को बताया गया। इसी प्रकार जो धातु है तो उनमें आपका क्रमशः होगा कि रस, रक्त, मांस नहीं रहेगा, मेद, अस्थि और मज्जा। ठीक है, ये आपके धातु के अधिष्ठान बताए हैं। ठीक है, किसके अनुसार, ये चरक के अनुसार है, चरक के अनुसार है ये, तो याद रखना। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, उन्होंने संतत जो ज्वर है उसका अधिष्ठान रस को बताया है। ठीक है, रस धातु को माने हैं। इसके अलावा जो संततक है उसका रक्त को माने हैं, और अन्य दूषक का मेद को, तथा तृतीयक का आपका अस्थि को, और चतुर्थक का आपके मज्जा को बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो आपके आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने क्या क्या जो है धातु अधिष्ठान बताया। तो उन्होंने पहले तो दो सिमिलर ही माने हैं। ठीक है, मतलब तीनों आचार्यों ने, पहला जो है आपके वांग जी ने, तीनों आचार्यों ने, आपके सुश्रुत हो गया, चरक जी हो गए, ठीक है, ये चरक जी हो गए, और आपके जो है वांग भट्ट जी हैं। ठीक है, तीनों ने स्टार्टिंग के जो संतत, सततक, इनका तो अधिष्ठान सिमिलर माना है, रस, रक्त। ठीक है, चेंज कहाँ पे है, तो अन्य दूष्क में आपका चेंज है। तो अन्य दूष्क में आपके जहाँ पे आचार्य चरक मेद बोले हैं, वहीं पे आपका जो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मांस बोले हैं, और आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने मांस नाड़ी बताया है। ठीक है, तो ये याद रखने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अन्य दूष्क जो ज्वर है उसका अधिष्ठान आचार्य चरक के अनुसार है, तो आपको लिखना है मांस। ठीक है, वांग भट्ट के अनुसार पूछा जाए तो मांस नाड़ी है। ठीक है, मांस नाड़ी है, और आपका जो आचार्य चरक है उनके अनुसार मेद को बताया गया है। इसी प्रकार तृतीयक है, उनका भी अधिष्ठान अलग है। ठीक है, तृतीयक का अधिष्ठान आचार्यों के अनुसार जो है अलग अलग बताया गया है। जैसे कि आचार्य जो चरक है उन्होंने अस्थि को माने हैं, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मेद को माने हैं, और आपके आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने मेदो नाड़ी को माने हैं। ठीक है, तो आचार्य जो वांग भट्ट जी है उन्होंने मेदो नाड़ी को माना है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका बोला गया है चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक जो ज्वर है उसका जो अधिष्ठान है, मतलब जो आपका धातु है, कौन सा धातु है, तो यहाँ पे आपको जो है मेनली मज्जा धातु आचार्य चरक ने माने हैं। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने मज्जा के साथ साथ अस्थि को भी माना है। ठीक है, तो आपके आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मज्जा के साथ साथ अस्थि को माना है, और आपके आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने मेद या अस्थि या मज्जा, ये तीनों को माना है। ठीक है, तो मेद या अस्थि या मज्जा, ये तीनों को क्या है, आपका चतुर्थक ज्वर का जो है धातु जो है प्रमुख धातु माना है। ठीक है, धातु प्रकोप जो है दुष्य माना है मेनली। ठीक है, तो ये दुष्य के अंतर्गत आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, विषम ज्वर से एक क्वेश्चन रहता है अधिकतर, तो आपको अच्छे से इसको पूरा जो है रीड आउट करके याद करना है। एक दो बार जब आप रिपीटेड करके ये लेक्चर को देखोगे तो आपको जितने भी आपके गोविंद पारिक जी के जो तुलनात्मक अध्ययन का मैंने जो है बताया है, देखो मेरा जो जितने भी लेक्चर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोविंद पारिक जी ने जो थोड़ा बहुत कई चीज़ों को उन्होंने स्किप किया है, वो सारी चीज़ों को मैं और अच्छे से कवर अप करके मैं नोट्स के फॉर्म में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ये जो पूरे लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया तो जो 30 to 40 क्वेश्चन जो आपके गोविंद पारिक जी से आते हैं वो आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर है उसको सुनो, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सुनने से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होती है। ठीक है, अब एक बार दो तीन बार अगर सुन लिए उसके बाद में जब आप उसे पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही आप लोग को रिफ़र करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है, जितना भी मैं अभी स्टडी मटेरियल अभी आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूँ उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, उसके बाद में उसको स्टडी करो एक बार। ठीक है, देन आगे बढ़े। तो आगे आपके जो ज्वर है और उसके काल बताए गए हैं, तो काल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि संतत जो ज्वर है, संतत ज्वर जो है उसका जो काल है वो 7-10, ठीक है, या फिर 12 दिन बताया गया है। मतलब आपका 7, 10 और 12 दिन, या फिर 12 दिन जो है लगातार आपका मेनली जो है इसका काल बताया गया है। ठीक है, संततक जो ज्वर है उसका जो काल है वो बात करें तो दिन और रात में 2 बार आता है। ठीक है, द्विकालिक बताया गया। तो संततक जो ज्वर है वो दिन और रात में 2 बार आता है, यानी कि द्विकालिक होते हैं। अन्य दूषक जो ज्वर है वो दूसरे दिन आता है। ठीक है, अन्य दूषक जो ज्वर होता है वो दूसरे दिन आता है। तृतीयक जो ज्वर होता है वो क्या है, तीसरे दिन आता है। इसे क्या बोला गया है, एक आहांतर जो ज्वर है वो मेनली बोला गया है। ठीक है, तृतीयक ज्वर जो तीसरे दिन आता है। चतुर्थक जो ज्वर है वो चौथे दिन आता है। ठीक है, तो ये मेनली आपके ज्वर के काल बताया गया है कि संतत जो है आपका 7, 10, 12 या फिर 12 दिन तक लगातार आता है। ठीक है, संततक जो ज्वर होता है वो आपका
दिन और रात में 2 बार आता है। द्विकालिक होता है, अन्न दूषक जो होता है वो 2 दिन में आता है। तृतीयक जो ज्वर होता है वो आपका क्या होता है, तीसरे दिन आता है। और चतुर्थक जो ज्वर होता है वो 4वें दिन आता है। तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगे, अपन साध्यता असाध्यता के विषय में बात करते हैं। तो साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो आपका जो रस रक्त मांस मेद जो होता है, जो ज्वर जो आपके जिसमें आपके जो दो दुष्य हैं, ठीक है, रस रक्त मांस मेद होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, वो जो ज्वर होते हैं वो आपके साध्य होती है। फिर आपके जो धातु भेद के आधार पर अगर बात करें तो जो आपके बताया गया रस रक्त मांस मेद जो ज्वर होते हैं वो साध्य होते हैं। इसके अलावा अस्थि मज्जागत जो ज्वर होते हैं, ठीक है, वो क्या आपके कृच्छ साध्य होते हैं। और आपका शुक्रगत जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है। तो यहाँ पे आपके धातुओं के आधार पे जो है साध्यता असाध्यता बताया गया है। रस रक्त मांस में जो होता है वो साध्य है, अस्थि मज्जा जो ज्वर होता है वो कृच्छ साध्य है, और शुक्रगत जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चरक केवल चतुर्थक विपर्य मानते हैं, ठीक है। चतुर्थक जो विपर्य है उनको क्या है, चरक ने माना है। जबकि जो सुश्रुत है उन्होंने तृतीयक और अन्य दूषक विपर्य को माना है, ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, तृतीयक और अन्य दूषक जो विपर्य है उसको माना है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है, तो ये भी अंडरलाइन करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चतुर्थक ज्वर को आचार्य भेल ने क्या कहा है, तो पित्तज माना है, ठीक है, पित्तज कहा है। चतुर्थक ज्वर को आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे आपका रोग संकर बोला है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने चतुर्थक ज्वर को क्या बोला है, तो रोग शंकर कहा है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि चरक ने केवल चतुर्थक विपर्य माने हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने तृतीयक व अन्य दूषक विपर्य माने हैं। चतुर्थक ज्वर को भेल ने क्या बोला है, आपका पित्तज बोला है। और आपके आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थक ज्वर को रोग संकर माना है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देन आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपके गुल्म के प्रकार बताए गए हैं। तो गुल्म के प्रकार के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, उनके विषय में अगर बात करें तो उन्होंने कितने बताए हैं, तो आपका जो है गुल्म के टोटल प्रकार के विषय में अगर चरक के अनुसार बात करें तो उन्होंने 5 बताए हैं। कौन से, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है, और आपका रक्तज गुल्म, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, चरक के अनुसार है, ये लिख लेना कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। जबकि आपके सारंगधर तथा वांगभट जी ने टोटल 8 बताए हैं, ठीक है। आचार्य जो सारंगधर जी हैं, ठीक है, और वांगभट जी हैं, उन्होंने टोटल 8 माने हैं। उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे सन्निपातज तो बताया है, ठीक है। सन्निपातज तक तो सिमिलर ही माना है चरक के अनुसार ही, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो आपका द्वंद्वज है, जो आपका वात पित्तज पित्त कफज द्वंद्वज जो है उनके टाइप बताए हैं, ठीक है। तो टोटल द्वंद्वज कितने हो गए आपके, 3 हो गए, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो 8वां है वो आर्तव दोषज माना है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सारंगधर तथा वांगभट के अनुसार जो है, या फिर वांगभट जी के अनुसार आपका कौन सा वाला जो गुल्म है, गुल्म का प्रकार है, तो आर्तव दोषज आपका प्रकार है, तथा जो द्वंद्वज है, ठीक है, वो मेल्य आपका प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। तथा गुल्म में चिकित्सा का निर्देश के विषय में बात करें तो गुल्म में चिकित्सा के विषय में बात करें, ये तो हमने टाइप से देख लिया कि आचार्यों के अनुसार कितने कितने टाइप्स बताए गए हैं। ये चरक के अनुसार है, ठीक है, ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर लेना। उसके बाद में अपन लोग यहाँ पे अपन बात करते हैं चिकित्सा के विषय में। तो चिकित्सा के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने 10वें माह के पश्चात जो है आपकी गुल्म के चिकित्सा के विषय में बताया है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने 10वें माह के पश्चात, कश्यप ने 12वें माह के पश्चात जो है गुल्म को चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। ये मेनली निर्देश दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि 10वें माह के पश्चात तथा कश्यप ने मेनली 12वें माह के पश्चात जो है गुल्म की चिकित्सा का निर्देश बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो रक्त पित्त के पूर्व रूप के विषय में यहाँ पे अपन बताया गया। तो रक्त पित्त के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं लोहगंधी होता है, ठीक है। लोहगंधी जो है प्रमुख लक्षण बताया है पूर्व रूप में आचार्य सुश्रुत के अनुसार। लोहगंधी एग्जाम में पूछा जा सकता है, श्लोक से पूछा जाता है, तो लोहगंधी। फिर चरक ने क्या बोला है, तो लोह लोहित मत्स्य गंधी त्वमीय, ठीक है। तो त्वम इव, यानी कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो आचार्य चरक है वो बोलते हैं कि मुख से लोह जो आपका रक्त पित्त है उसके पूर्व रूप में मुख से लोह, रुधिर तथा मछली और आम की जैसी जो गंध है वो आती है। तो ये एग्जाम में सीधा श्लोक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो है आचार्य चरक के अनुसार कौन सा जो है रक्त पित्त का पूर्व रूप है, तो लोहित मत्स्य
गंधित्वमीव, ठीक है। यानी कि चरक ने क्या बोला है कि मुख से मेनली जो है क्या लोह तथा रुधिर मछली और आम के समान गंध आती है। तो ये आपके आचार्य चरक का हो गया पूर्व रूप रक्त पित्त का। अब बात करते हैं वांगभट के अनुसार। तो वांगभट जी ने बोला है कि लोहित मत्स्य मत्स्य गंधस्यत्व, ठीक है, ये वांगभट का बोलना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने भी सिमिलर ही बोला है, ठीक है, कि लोह मत्स्य गंधस्यत्व, ठीक है, ये आचार्य वांगभट का है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्व रूप पूछा जाए, श्लोक पूछा जाएगा मेनली, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है कि कौन सा आचार्य चरक का है, कौन सा आचार्य सुश्रुत का है, कौन सा आचार्य वांगभट जी का है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका जो है बोला गया है कि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने दो बताए हैं, सहज व अपथ्य निमित्तज, ठीक है। सहज व अपथ्य निमित्तज जो है मेनली ये जो है पूर्व रूप में मेनली माना है, ठीक है। सहज व अपथ्य निमित्तज ये आचार्य सुश्रुत का जो है मेनली बताया गया, मतलब जो आपके रक्त पित्त हैं उसके मेनली भेद के विषय में उन्होंने वर्णन किया है कि सहज व अपथ्य निमित्तज, ठीक है। तो ये आपके पूर्व रूप के विषय में अपन लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पूर्व रूप का जो ये श्लोक्स हैं, ठीक है, स्पेशली मैं यही बोलूँगा कि ये वाला जो है अच्छे से याद रखना, ये भी अच्छे से याद रखना, ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है अपन यहाँ पे इस नोट्स का पासवर्ड भी डिटेलिंग कर लेते हैं, क्या क्या जो है इसका पासवर्ड मैं रखूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, दो चरक के अनुसार भेद को, ठीक है, चरक का नाम नहीं लिखा, तो उसको आप लोग लिख लेना। तो इसी वजह से इसका जो पासवर्ड है वो C5, ठीक है, सॉरी गुल्म का भेद बता रहे हैं ना, तो G, ठीक है, C5SV8, ठीक है, ये पासवर्ड रहेगा। तो आपका ये मेनली पासवर्ड मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हूँ इस नोट्स का। तो इसको आपको जो है पासवर्ड डाल के आप इसे ओपन कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।